हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सेनेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक बड़ा नाखुशगवार माहौल है। नाखुशगवार इस एतबार से कि 48 के करीब सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। क्या हुआ सेनेट में, उसके ऊपर बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको बड़ी एक अहम खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले मारूफ साइंसदान, मेट्रोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर ए.क्यू. खान, उनके साथ फ्रॉड हो गया है। उसकी क्या कहानी है, आसिफ बशीर चौधरी हमें बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, कमोबेश 1.5 हफ्ते के दौरान 53 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरकज़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर कोई खबर नहीं है, कोई इसके ऊपर बारे में बात नहीं कर रहा। वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। आसिफ बशीर चौधरी से बात का आगाज़ करें। चौधरी साहब, आप ठीक हैं? शुक्र है, खैरियत से। चौधरी साहब, डॉक्टर ए.क्यू. खान को के साथ जो हुआ वो भी मुझे और आपको पता है, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्या कहानी क्या है, आपको पता है सारी कहानी? यार एजाज, ये बड़ी दुखी कहानी है और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोहसिन पाकिस्तान को एटम बम बना के देने में कितना बड़ा किरदार था ए.क्यू. खान का, और फिर एटम बम को बचाने में उनका जो किरदार था वो शायद उन्हें सबसे मुमताज़ करता है पूरी दुनिया के एटमी साइंस। कई एटमी साइंसदानों ने एटम बम बना के दिया, लेकिन ए.क्यू. खान ने बचा के भी दिया था। अपने सर ले लिया था कि इसमें मैं मुलविस रहा था जो भी एटमी फैलाव था और वो। लेकिन एजाज़, बड़े अफसोस की बात है कि एक ए.क्यू. खान ट्रस्ट उन्होंने बनाया था और वो उससे फलाई काम करना चाहते थे। लाहौर में अवाम के इलाज के लिए एक फ्री हॉस्पिटल वो बनाना चाह रहे थे कि फ्री ऑफ कास्ट इलाज हो वहाँ पे, करते रहे, गरीब उनके ऐड वगैरह भी चलते रहे जी, और उस पर बड़ा काम भी हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो ट्रस्ट के बंदे थे ना, वो कुछ सही काम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ए.क्यू. खान ने अपनी ज़िंदगी में, जब वो आखिरी दिनों में बीमार थे, तो उन्होंने मैं वो क्लिप भी इस प्रोग्राम में हम सुनवा भी सकते हैं। उन्होंने ना 4 लोगों को ना अपने ट्रस्टी से निकाल दिया था। तो मेरे ख्याल में वो क्लिप सुन लें। जी प्लीज़, क्लिप देखिए जी, क्लिप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे हदीस पाकिस्तानी भाइयों, बहनों, दोस्तों, आपको इल्म है कि मेरी तबीयत ख़राब है और आखिर ज़ेर इलाज हूँ। और हमने जो एक अस्पताल बनाया हुआ है लाहौर में, जो कि मेरे नाम से बना है, डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, उसमें अब काम बढ़ गया है। उसको चालू भी करना है और फाइनेंशियल भी उसके बढ़ाने हैं और सही कंट्रोल भी करना है। तो ज़रूरत पड़ गई है कि जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएँ और अच्छे काम करने वाले लोग लाए जाएँ। तो जो पुरानी में ट्रस्ट डीड थी उसमें जो नाम थे, शौकत बाबर विर्क, मेजर मोहम्मद तारिक, मिसेज आयशा नदीर और मिस्टर मोहम्मद सहेल, इनको हम उस लिस्ट से, ट्रस्टी लिस्ट से हटा दिया है। और ये ना ही इनको खुशी कि उनके दस्तखत करने की इजाज़त होगी, और ना ही ये कोई फंड इस्तेमाल कर सकते या विड्रा कर सकते। जी वेलकम बैक। जी आसिफ, तो अब देखें, ए.क्यू. खान साहब वाज़े तौर पे लातलकी का ऐलान कर रहे हैं कि ये बंदे जो हैं ठीक नहीं है, और अब 4 नए नाम उन्होंने दे दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ए.क्यू. खान साहब की डेथ हो गई। तो 2021 में इन 4 बंदों ने, जिनके नाम हैं शौकत बाबर विर्क, मोहम्मद सुहेल अहमद और इनके साथ एक और साथी इनके, इन्होंने ए.क्यू. खान ट्रस्ट से ए.क्यू. खान को निकाल दिया। बतौर चेयरमैन उनकी वो जो ताकत थी वो ख़त्म कर दी, और उसके बाद ये ट्रस्ट के मालिक बन गए। और मुबैना तौर पर जो मेरी बात हुई है ए.क्यू. खान की साहबजादी हैं जो डॉक्टर डीना, उनसे जो बात हुई है, उनका ये कहना था कि इन्होंने उसके बाद डोनेशंस भी लिए और उनमें खुर्द बुर्द भी किया मुबैना तौर पे। तो ये बेचारी पाकिस्तान में हमारे एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान की बेटी 2 साल तक हमारे इदारों के पास, पुलिस के पास, कोई सियासतदान उनका कहना मैंने नहीं छोड़ा जिससे मैंने जाके अपील ना की हो कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। मुझे पता है वजारत दाखिला में इनकी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नेम इदारा, और मैं आपको बताऊंगी मैंने वहाँ का अब दरखास्त और कितनी दरखास्तें अब तक दे चुकी हैं, और 2 साल पाकिस्तान के इस सिस्टम से मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब जाके जहाँ पे वो डीड रजिस्टर हुई थी, वो एक सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन लाहौर के राय अंसर अली, उनके दिल में अल्लाह ताला ने कहीं से एक ख्याल डाल दिया कि शायद मैं रुकावट बन रहा हूँ इस नेकी के काम में जो लोगों को। तो उन्होंने
एक FIR जो है वो थाना नसीराबाद लाहौर में दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये जो है रिकॉर्ड के साथ बात उन्होंने की है कि मेरे पास ये जो डीड रजिस्टर कराई गई थी ये मेलाफाइडी थी, इसके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, इस पर दस्तखत सही नहीं थे, और ये जो डीड जिसके तहत AQ खान साहब को साइड लाइन किया गया था ये डीड गलत थी, इसके डॉक्यूमेंट गलत दिए गए। इनके उनके अपने नाम पर ट्रस्ट है और उनको फारग कर दिया। AQ खान ट्रस्ट से AQ खान, आप देखें हम कैसी कौम है। हाँ, ऐसे ही। और उसके बाद फिर एक FIR कल 5 तारीख को जो है वो लॉन्च हुई है। तो आज मैंने जाके बात भी की डॉक्टर दीना से भी, वो भी अगर आप कहें तो हम सुनवा भी सकते हैं। प्लीज़ मेरे ख्याल में डॉक्टर दीना की गुफ्तगू सुनते हैं, वो बड़ी अहम है। डॉक्टर दीना की गुफ्तगू सुनिए। These people who are claiming that they are trustees, they were removed by my father before his death. और उस वक्त से, right from the moment my father died, I have had to fight both in the courts and outside to have my authority recognized and to stop these people from fraudulently working in the trust. और सबसे अफसोस की बात ये है कि they have been using my father's name to steal money. They request donations for the hospital and yet they are misusing those donations. The hospital has not been completed. They have accessed and stolen money from the hospital accounts. They are still fundraising even though legally they have no right to do so. I can't even tell you कि हम कहाँ नहीं गए. We have been to every department. We have been to every department in the government. We have been to politicians in various parties. We have approached the police. We approached NAB. We approached anti-corruption. We've been to the court. We've been to the charity commission. You name it, I've been there. I have all the legal documentation to prove everything that I have said. And yet, despite that, and despite my father's name, I have been unable to succeed so far. और ये मैं सोचती हूँ कि if I am having such problems as the daughter of Dr. Abdul Qadir Khan, then other people who don't have these contacts, they have absolutely no chance of success or finding justice, and that is a very sad story I think here in Pakistan at the moment. जी वेलकम बैक। जी आसिफ, देख लें आप डॉक्टर दीना क्या कह रही हैं कि मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं मेरे वालिद के एक चैरिटी वर्क के लिए जो है वो उनके ऊपर भी मुकदमे कराने की कोशिश भी हुई, जो इन्फेक्शस हो गए वो उसमें, क्योंकि ज़ाहिर सारे फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ हो रहे थे, और अब 2 साल बाद जाके उन्हें इंसाफ मिल रहा है और FIR हो रही है मुतलका बंदों पे। तो अब उन्होंने अपील भी की है कि लोग जो हैं इस ट्रस्ट को जो है वो पैसे भी दें ताकि हम अपने वालिद साहब का ये जो ख्वाब है पाकिस्तान में, लाहौर में फ्री इलाज का लोगों के, गरीबों के, उसके लिए, और उनके बहुत सारे और भी मंसूबे हैं, उनके वालिद के कुछ ख्वाब हैं जो वो चाहती हैं कि पूरे हों। नहीं, आई थिंक सो कि इसके ऊपर पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नए प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए, हमारी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, और अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है तहकीकात के बाद उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि एक शख्स है जिसने जो अब इस जहान में भी नहीं रहा, पाकिस्तान के हवाले से उनकी एक कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल में उनको ऑनर करना चाहिए और ये जुल्म और ज़्यादती बंद होनी चाहिए। अच्छा एजाज, आप आज सेनेट गए हुए थे, तो क्या हो रहा है? अलविदाई कोई तकारीर आपने सुनी है और कौन कौन रिटायर हो रहा है? कोई बताएं यार, ये क्या सेनेट में बड़ा एक ना माहौल जो है बड़ा अफसोसनाक था। अफसोसनाक इसलिए सोगवार माहौल था। PTI की तरफ से सेनेटर्स जो हैं वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, हमारे फैसल जावेद भाई हैं हमारे, लेकिन बड़े गुस्से में कि बड़ी ज़्यादती हुई है, और ज़्यादती हुई भी है उनके साथ। जिस तरह से PTI के साथ PTI प्री पोल रिगिंग हुई, फिर इलेक्शन के दौरान जो सवालात उठे वो मेरे और आपके सामने, और फिर उसके बाद उनसे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी वापस ले ली गई। आपको पता है कि अगर मखसूस नशिस्तें यानी दी नहीं गई ना वापस, ज़ाहिर है ना उनका राइट तो था ना, उनको नहीं मिली, ठीक है। अच्छा, और ये ब्लेटेंट बात है, ये ब्लेटेंट है ना, कोई अखलाकियात भी हैं इस मुल्क में, ये ब्लेटेंट बातें हुई हैं। इसकी कानूनी आप जो मर्जी दलीलें दें, लेकिन अखलाकी जवाज़ इसका कोई नहीं बनता। तो लेकिन उनका जो अंदाज़ है बाज़ हमारे साथियों का वो बड़ा, वो भी कोई इस तरह का है। तो फैसल जावेद ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी PSL की भी सीटें खाली हो रही हैं, वो भी ले लें, और भी बहुत सारी जगहों पे सीटें खाली हैं, वो सारी ले लें। तो ये सारी बातें करते हुए उन्होंने ऐवान में काफ़ी जिसे कहते हैं ना एहतजाज किया। तो डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर रहे थे। आपको पता है कि डिप्टी चेयरमैन इजलास की सदारत कर रहे थे। आपको पता है चेयरमैन जो है सादिक संजरानी साहब, वो अब
सेनेटर नहीं रहे आइनी तौर पे। आइन का आर्टिकल 223 सब क्लास 4 कहती है कि जब आप किसी ऐवान के रुकन हो सेनेट या नेशनल असम्बली के और दूसरे ऐवान का आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन हो जाता है आपकी जीत का तो आप पहले मेंबर की हैसियत से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने ओथ ले लिया ना बलूचिस्तान असेंबली ओथ ना भी लें, जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो आप ख़त्म हो जाते तो हैं। उसके बाद भी वो लेते रहे इजलास, उसके बाद भी वो इजलास लेते हैं, वो कानूनी तौर पे चेयर ठीक करते नहीं रहे है हैं, इजलास वो की उनकी सदारत हैसियत उनकी, नहीं। वो कानूनी वैसे हैसियत नहीं। एजाज देखें 2-3 चीज़ें, एक तो हमारा जो सेनेट था ना ये आपको पता है 73 के आइन के बाद आया था और एक बैलेंस करने की कोशिश की गई थी कि बड़े सूबे की ज़्यादा सीटें हैं नेशनल असम्बली में तो छोटे सूबे जो होते हैं उनको भी राइट दिया जाए कि वो इक्वलिटी की बुनियाद पे बैठ के एक हाउस ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे लेजिस्लेशन सारी को रिविजिट करे जो नेशनल असम्बली से पास होके आए। लेकिन यार एजाज ये वक्त के साथ ना ये बिलीनियर्स का क्लब बन गया सेनेट। ऐसे ही इसमें से अच्छे दिमाग, इसमें टेक्नोक्रेट्स जेन्युइन लोग माइनस हो गए और करोड़ों और अरबों रुपए खर्च के आने वाले लोग जो थे वो आके बैठ गए और वो क्योंकि पैसे दे के आते थे तो वो अपनी पार्टी की भी कोई बात नहीं मानते थे। और यहाँ पे सेनेट में 3-4 नामों के साथ ग्रुप थे, फलाना ग्रुप मैं लेना मुनासिब नहीं समझता। तो ये जो सेनेट है ना इसमें ये जो आप अफसुदगी की बात कर रहे हैं ये इस पे हम तो इसको एक अरबपति लोगों का एक ग्रुप मानते हैं और ये अपनी पार्टियों के बड़े बड़े जो नाम हैं उनको अब्लाइज करके और ये बड़ा एक नंगा फैक्ट है कि ये करोड़ों रुपए दे के आते हैं और जब वो करोड़ों दे के आते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो करोड़ों दे के आए हैं तो हम किसी कानून को भी नहीं मानते, अपनी अच्छा, पार्टी वैसे मैं डिसिप्लिन को भी नहीं आसिफ मानते। आई बैक टू डिफर, जो बात आप कह रहे हैं वो पार्शली बिल्कुल ठीक है, पार्शली बिल्कुल ठीक है लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं है। हाँ कुछ मिसाल लोग के तौर पे लोग आते हैं मेरिट पे देखिए भी ना, आते हैं, मैं ऐसी मिसाल के बात तौर पे नहीं एक है। बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ एजाज। नहीं, आसिफ, देखें, चंद एक निशानी है ना, देखें चंद पहले हमारे सेनेटर्स देखें ना जब बात करते थे तो उनकी बात में एक वजन होता था और सारे गौर से सुनते थे कि क्या बात करने जा रहे हैं। अब आप पूरे सेनेट में से 10% लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि एक औसत पाकिस्तानी हों। ये सब इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी अरबों रुपए की इंडस्ट्रियां हैं या काश्तकारियां हैं या बिजनेसेस हैं और ये एक अरबपति लोगों का क्लब है और इसमें स्वीट डिश के तौर पे रह गए हैं जो एक्चुअल लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं या पॉलिटिकल लोग हैं। मैं अब पॉलिटिकल लोगों की बात बता रहा हूँ। देखे ना, पहले आपने वो स्वीपिंग सबको कह दिया तो मैं अभी ये बात ठीक है, सब तो कभी भी सब गलत तो नहीं होते। इसी तरह जो आप संजरानी साहब की बात कर रहे हैं ना, इंतहाई इस ऐवान के लिए माथे पे वो कई मरतबा कालख मल के गए हैं। यार मैं तो सादिक संजरानी साहब का जो उनके दौर में जो कुछ कानून साजी यहाँ पर हुई है और जिस तरीके से अभी आप देखें जमहूरी आवाज़ों का कला कमा किया गया तो उन्होंने इलेक्शन के इल्तवा की करारदादें पास करवाई अभी आखिरी दिनों वो तो देखे ना, वो पीपल्स पार्टी के बैरमंद तंगी साहब ने वो करारदाद पेश की थी। नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा उन्हें फैसिलिटेट किया था और सादिक संजरानी साहब के उसके बगैर हो ही नहीं सकती थी। बात यह है कि सादिक संजरानी साहब के पीछे सादिक संजरानी साहब आए थे जनरल फैज़ हमीद की मदद से, जो कि उस वक्त ISI चीफ थे। ठीक है, सादिक संजरानी साहब जो इक़्तिदार में आए हैं वो कोई पॉलिटिकल रस्तों से नहीं आए इन मैनी वेज, वो एक इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लेकिन वो कोई अच्छी रिवायात कायम करके नहीं गए। और देखे ना, बड़ा मिरेकल हुआ था कि अपोजिशन की अक्सरियत थी लेकिन जीत संजरानी साहब गए थे, तो सबको याद है। और पता नहीं वो क्या क्या कुछ करते रहे इस कुर्सी के ऊपर बैठ के। बहरहाल यार वो बताएं ना, बंदे रिटायर कौन कौन से हो रहे हैं। संजरानी साहब से तो हमारी जान छूट गई। तो आज की जो एक तकरीर थी, जो अलविदाई लोग तकरीरें शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मौला बख्श चांडियो जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की। अब मौला बख्श चांडियो जो है ये पक्के सुच्चे पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े और मतवस्त तबके के ख़ानदान से तलक रखते हैं। कोई वो अरबों के या वो जिसे कहते हैं मिलों के मालिक नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। उन्होंने जो तकरीर, उन्होंने कहा जी मुझे तो खुदा हाफिज़ कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं खुदा हाफिज़ नहीं कहूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये जितने भी सैनिटर्स हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ये सोच कर मत तकरीर करें कि ये आखिरी तकरीर है, और ये सोच कर मत यहाँ पर रहें कि ये आखिरी जगह है जहाँ पर हमने मिलना है, हम और भी बहुत सारी जगहों पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि सियासतदानों से बात करनी होगी। बेसिकली वो इमरान खान को और PTI को कह रहे थे, आपको हर सूरत में हमसे बात करनी होगी। ये हो नहीं सकता कि आप हमसे ना बात करें, आप कहें कि नहीं बात करें, लेकिन आपको बाद में भी हमसे ही बात करनी होगी। तो जो बड़े नाम हैं जो सेनेट से जा रहे हैं, 48 है, सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है। 3 सीटें सेनेट की पहले ही खाली हैं।
एक आपको पता है कि राना मकबूल साहब, वो उनकी डेथ हो गई, सेनेटर राना मकबूल साबिक आईजी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े गहरे आदमी थे, वो फोत हो गए हुए। फिर शौकत तरीन साहब जो हैं, इन्होंने 12 दिसंबर को रिज़ाइन किया था, इस्तीफ़ा दिया था। फिर अनवारुल्लाह काकड़, इन्होंने भी 14 अगस्त को इस्तीफ़ा दिया था, और 14 अगस्त को जो इस्तीफ़ा दिया था तो उसके बाद से ये 3 सीटें हैं जो खाली हैं। लेकिन जो बड़े नाम जा रहे हैं उनमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो जा रहे हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब वो जा रहे हैं, रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अच्छी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपको पता है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो जा रहे हैं। मियाँ रज़ा रबानी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की फॉरेन अफेयर पे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और पाकिस्तान के जो हार्ड फैक्ट्स हैं ना यहाँ पे पावर कॉरिडोर के बारे में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो किसी न किसी गाड़ी में बैठ के पहुंच जाते हैं। ऐसे ही, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी समझते हैं, सियासतदानों को भी समझते हैं, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है गाड़ी उन्हें कोई भी नहीं बिठा के ले जा रही। ऐसे ही, लेकिन वो आए वो नवाज शरीफ साहब के साथ आए थे, इक़्तिदार में चले गए थे। जी हाँ, बाद में वो पीएमएल में चले पक्के हो गए, काफ लीग छोड़ के, फिर वो अच्छा इनके साथ। लेकिन आप देखें ना, किसी भी पॉलिटिकल बंदे की बात करेंगे ना, उनके ऊपर बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मुशाहिद साहब का जो इंटेलेक्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो एक्सपोजर है बैरूनी दुनिया का, या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है। वो किस साइड पे खड़े हैं मुझे इख्तलाफ हो सकता है, वो आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनका अपना एक अंदाज़ है, ठीक है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहूँगा एजाज देखें ना, उस अंडरस्टैंडिंग को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना ना, देखें दोस्त या जो आपके साथी होते हैं ना, उनके साथ का मज़ा आता है बुरे वक्तों में भी। अगर वो आप नून की तरफ से आए हैं तो जो ही हालात ख़राब हुए आप काफ में चले गए हैं, अच्छा फिर चलें, आप हो सकता है आपकी एवोल्यूशन है, इंसान ने कुछ सीखा हो, तो फिर आप काफ में खड़े हैं, काफ पे बुरा वक्त आया तो आप छलांग मार के फिर आगे चले गए हैं, फिर दोबारा नून में आ गए। तो ये नहीं, लेकिन हमारी जमातें भी तो नहीं रहती ना यार आसिफ, ये भी तो देखें ना हमारी। आप मुझे अगर आप डील करने का किसी एक बंदे को कहते हैं ना, या मैं अगर किसी एक बंदे पे गुस्सा करूँ कि डील करें, तो मुझे बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एज ए पार्टी डील नहीं की, मुझे नाम बताएं कौन सी है। पीपल्स पार्टी ने नहीं एज ए पार्टी डील की हुई, नून लीग ने नहीं एज ए पार्टी डील की। यही तो अफसोसनाक बात है ना कि इक़्तिदार के लिए जो है वो डीलें की जाती हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब हम किसी एक बंदे को जो एक आम आदमी है, जिसका बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर कोई पैसों का इल्जाम नहीं, पर सर आप 180 डिग्री का डिफरेंस ले लेते हैं, जब आने वाली हुकूमत के साथ चले जाते हैं, इतना भी तो आपको नहीं होना चाहिए। वो उस पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी वो सेनेट का ऐसा नहीं होंगे, बड़े अच्छे थे डॉक्टर आसिफ किरमानी, बाज़ चीज़ों के ऊपर बात भी करते थे, फिर कुछ वक्त हुआ वो कम बात करने लग पड़े। कामरान माइकल वो सेनेट का ऐसा नहीं होंगे। इसी तरह और बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। मैं रज़ा रबानी का नाम ले चुका हूँ, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, डेमोक्रेसी के वाले से उनकी बड़ी खिदमात, 18वीं तरमीम बहुत बड़ा उनका कारनामा, ये सारी बातें। फिर फैसल जावेद और डॉक्टर शहजाद वसीम वो भी नहीं होंगे। अब देखें कि क्या होता है। आज़म खान स्वाति जो पीटीआई के हैं वो भी सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। तो लेट्स सी 48 के करीब ये लोग हैं जो सेनेट में नहीं होंगे। अब जो अगले सेनेट के इंतखाबात हैं उनमें पता लगेगा कि कौन कौन सा जो सेनेटर है वो वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी तक के लिए तो आसिफ यही है सेनेट के वाले से। आपके पास इस वाले से कोई बात है तो बताएं। मेरे पास तो सर यही है कि मुस्लिम लीग नून का जो प्रो डेमोक्रेसी विंग था या प्रो नवाज विंग था वो इलेक्शन में आगे नहीं आ सका। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून क्या अपने उस विंग को वापस सेनेट में लाती है या नहीं लाती। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है सेनेट के। अच्छा आसिफ भाई, एक मैं अर्ज़ करूं, आप हमेशा इस बात पे बड़ा जोर देते हैं और मैं आप जो सोच रखते हैं वो बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं, ये जो एक प्रो नवाज और प्रो शहबाज है ना, इससे निकल जाए, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो प्रो शहबाज है, ठीक है। जो देखे ना वो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी के अंदर की वो वॉइसेस जो किसी ना किसी लेवल पे
अवामी उमंगों के मुताबिक बात करने या पॉलिसी बनाने की बात करती है ना, मैं समझता हूँ कि वो भी इन पुरानी जमातों के अंदर तो कम अज़ कम उनका एक पोर्शन तो ज़रूर रहना कोई चाहिए। शक ही नहीं, कोई बेशक स्टेयरिंग पे शहबाज साहब कोई बैठे, शक नहीं, कोई लेकिन ये है कि उन आवाज़ों को भी शामिल किया जाए तो वो अच्छा बुके बन जाए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा एजाज़, ये बताएं यार, ये तो आपके पास एक बड़ी तशवीशनाक स्टोरी है कि पाकिस्तान में 53 लोग जो हैं वो उन्होंने जान से हाथ धो दिए हैं। ये जो हालिया बारिशें थी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, तो ये इसकी क्या डिटेल है यार, ये कैसे डेथ हुई इतने लोगों की? आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे। देखिए, हमारा जो मीडिया है ना, वो क्लाइमेट चेंज की खबरों के ऊपर गौर ही नहीं कर रहा। सिर्फ ऐसे ही होता है कि सैलाब आ जाए तो उसके ऊपर खबर बना देंगे, या स्मोक लाहौर में आ जाए तो उसके ऊपर खबर। लेकिन खामोशी से बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आप सुन के हैरान होंगे कि 23 फरवरी को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जिसे कहते हैं, उसने एक अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्का तौर पर शदीद बारिशें और गैर मुतवक्का तौर पर बर्फबारी भी हो सकती है। अब ये बड़ा अहम अलर्ट था और उन्होंने कहा था कि ये 27 फरवरी से ऑनवर्ड होगा, 26-27 फरवरी से ऑनवर्ड ये वाक़यात हो सकते हैं जो कि 5-6 मार्च तक रहेंगे। और आपको पता है कि 4-5 मार्च तक, 6 मार्च तक ये बारिशें रही हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल ही रहा है। बड़ी शदीद सर्दी भी आई, बारिशें हुई, बाज़ जगहों पर बर्फबारी हुई। तो उसमें जो डाटा आया है इस दौरान, यानी 1-1.5 हफ्ते के दौरान 53 अफराद हलाक हुए पूरे मुल्क में। और मैं उनका डाटा पढ़ूं तो बड़ा ज़्यादा अहम है कि उनमें बच्चे भी हैं। उसमें आप देखिए कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें आसिफ, तो बलूचिस्तान में टोटल 5 हलाकतें हुई हैं इसी दौरान, यानी कि 26 फरवरी से 5 मार्च के दौरान, 5-6 मार्च के दौरान। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 40 अफराद, यार आसिफ देखें 40 अफराद जहाँ बाग हुए। पंजाब में कोई नहीं हुआ, सिंध में कोई नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में 1, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 7। ये 53 अफराद हैं जो जहाँ बाग हुए हैं। और इन 53 में 10 ख्वातीन हैं, 13 मर्द हैं, 30 बच्चे। आप अंदाज़ा करिए 53 अफराद जो हैं वो और इसके बारे में बाकायदा पहले से एक अलर्ट किया गया था। और ये जो डाटा मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, ये डाटा हुकूमत पाकिस्तान का डाटा है, NDMA का डाटा है जो उन्होंने कंसोलिडेट किया है अपने। और एजाज़, मेरा ख्याल है कि अगर हम किसी महज़ब दुनिया में जीते हों तो ये मेरा ख्याल है कि ये दिन रात हमारी हेडलाइन हो ऐसे ही कि पाकिस्तान के 53 शहरी जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। और मुझे तो कुछ साल भर पहले एक हमारी एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं फॉरेनर, तो वो मुझे कहती थी कि आपके यहाँ, आई डोंट नो, कि मुझे समझ नहीं आती है कि क्या वजह है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं। आपके तो 7 डेज अ वीक जो हैं करंट अफेयर के टॉक शोज क्लाइमेट उसके ऊपर होने चाहिए, जिस तरीके से आप उसके सामने खड़े हो और दुनिया में 7वें नंबर पे आप इसका निशाना बन रहे हैं। तो आप देखें कि सिर्फ इन बारिशों के अंदर KP में जो आप बता रहे हैं 40 बंदों की डेथ हुई है। ऐसे ही इसी तरह ये आपने बाकी सारा ब्रेकअप दिया है कि किस इलाके में कितने हुए हैं। तो ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में हमें मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और क्लाइमेट चेंज की जो खबरें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना चाहिए। और छोटी छोटी जो स्टोरीज़ हैं क्लाइमेट की वो बड़ी अहम है, जिनको हम ये पॉलिटिकल मेक ब्रेक के चक्कर में मेरे ख्याल में नज़रअंदाज कर देते हैं। एटलीस्ट मैं और आप तो कम से कम ये काम करना शुरू करें कि हम रिपोर्ट किया करें। दिस इज़ वाई वी आर रिपोर्टिंग टुडे। बिल्कुल एजाज़, यही वो काम है। ये सोशल इश्यूज़ के बाद अब ये क्लाइमेट चेंज वाला एक इशू भी ऐसा है जिस पे सरफ नज़र नहीं कर सकता कोई भी ज़िम्मेदार मीडिया। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और कम अज़ कम जो एक तरह का हम एक दफ़ा नुकसान उठाते हैं उस तरह का नुकसान दूसरी दफ़ा नहीं उठाना चाहिए। अगर बारिशों में हमारे 53 पाकिस्तानी शहरी जान से हाथ धो सकते हैं तो ये तो बड़ा ही अफसोसनाक है। अगर खुदा न खास्ता ये कोई इससे बड़ी कोई आफत आ जाए तो फिर तो हम इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल बात भी होनी चाहिए और NDMA को सिर्फ फिगर नहीं देना चाहिए बल्कि स्पेसिफिकली अलर्ट्स भी निकालने चाहिए कि किन एरियाज़ में किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए। और उनका अपना जो है ना, सिर्फ मीडिया को बताने के अलावा उनका अपनी वेबसाइट पे और उनका अपना कोई चैनल भी होना चाहिए जिसके ऊपर वो लोगों को, शहरियों को, मुसाफिरों को, रोडों के ऊपर लोगों को, इस तरह की जगहों के ऊपर रहने वाले जो उसका डायरेक्ट निशाना बन सकते हैं उन्हें खुद से सेंसिटाइज करना चाहिए। आसिफ, पहली बात तो ये है कि NDMA ने ये अलर्ट मीडिया पे जारी किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया। अब मामला पता क्या है, टेलीविज़न चैनल्स ये खबरें नहीं चलाते, हम लोग नजरें नहीं रखते। जो लाइसेंसिंग का तरीकाकार है या पैमरा का जो तरीकाकार है उसमें
पब्लिक सर्विस के लिए भी कुछ मैसेजेस जारी बिल्कुल। होते हैं जो कि मैंडेटरी है, लाजमी है टीवी चैनल्स के एग्री ऊपर। किया हुआ है सबने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पे पैमरा भी नोटिस नहीं लेती कि इस तरह की चीज़ों को, इस मैकेनिज्म होना चाहिए कि ताकि टीवी चैनल्स जो हैं वो उसको इंश्योर कर सकें। सोशल मीडिया पे तो मेरे ख्याल में मैं और आप कर रहे हैं और लोगों को भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आसिफ यही है अभी तक के लिए, और तो कोई है नहीं। ऐसे ही ठीक है, तो नाजरीन आपने प्रोग्राम देखा। हमें अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर आपने हमारे प्रोग्राम के बारे में अच्छी या बुरी राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।